जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटकों से जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैविक घटकों पर ध्यान रखना है। जैविक घटकों के अंदर भी वहां पर ध्यान रखना है जहां मैटर थोड़ा उलझता जाता है, प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, वहां वाले भाग के अंदर जाकर क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए अजैविक घटकों के अंदर तो केवल ये लाइन ध्यान रखनी है कि नॉन बायोटिक, जिसके अंदर जीवन नहीं है, वो सारे के सारे अजैविक घटक है। उसमें कैटेगराइज की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा लोड लोगे ये कार्बनिक ये कार्बनिक, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसलिए वहां नहीं जाना। वो तो केवल लाइन लिखनी थी अपने को, तो है इसलिए अपन ने लिख दिया। वहां पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा अजैविक घटक अकार्बनिक है और कौन सा कार्बनिक है। ये केमिस्ट्री का है, वो इस वाला फील्ड का भाग नहीं है। केवल अजैविक घटक, अजैविक घटक कौन से, जो नॉन लिविंग है, जो नॉन लिविंग कौन से, जो लिविंग के लिए बेस तैयार करते हैं, वो सारे हैं। यहां तक ध्यान रखना है। जो मैटर अपना इसके अंदर इकोलॉजी के अंदर शुरू होता है, वो जैविक घटकों से शुरू होता है। किस प्रकार से? जैविक घटक। जैविक घटक, जैविक घटक को हमने 3 भागों में बांट दिया। जो जैविक घटक है इसके 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल होते हैं। पहला हो गया उत्पादक। जैविक घटक के अंदर ऐसे कौन से कारक है जो ऊर्जा को या एनर्जी को उत्पादित करते हैं। दूसरा, कौन सा इसका है उपभोक्ता है। और तीसरा, इसका कौन सा है अपघटक है, डिकम्पोजर है। उत्पादक, उत्पादक क्या करता है? जो भी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी क्या, जो भोजन व ऊर्जा के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं है, जो अपना भोजन बनाने के लिए या अपनी ऊर्जा के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, वो सारे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। कौन से उत्पादक? जैसे हरे पेड़ पौधे, हाँ शैवाल, ऐसे डाइटम वगैरह, पेड़ पौधे, शैवाल, ये क्या करते हैं? भोजन व ऊर्जा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं, अपना भोजन स्वयं बनाते। कैसे बनाते हैं? तो सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा आती है, इस प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किस में बदल देते हैं? या रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदलकर अपने ऊर्जा का जो कोटा है उसको पूरा करते हैं। इसको किसी और की जरूरत नहीं होती है। सूर्य का प्रकाश आया, उस प्रकाश ऊर्जा को इन्होंने रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके अपने आप में एनर्जी ले ली, और उस एनर्जी से ये क्या करते रहते हैं? ग्रो करते रहते हैं या अपने आकार में बड़े होते हैं। इन सब को क्या कहा जाता है? ये एनर्जी को उत्पाद करते हैं। यहीं से जो सूर्य से आने वाली एनर्जी, हम क्या करते हैं? हम एनर्जी को उत्पादन नहीं करते हैं, हम किसी की बनी हुई एनर्जी को लेंगे। हम उत्पादक की कैटेगरी में नहीं आते। हम किस कैटेगरी में आएंगे? जो ऊर्जा को खुद बनाता हो, या जिसकी वृद्धि के लिए जो भोजन की आवश्यकता हो उसका निर्माण स्वयं कर लेता हो, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? और कौन कौन से है? तब इसमें शैवाल है, डाइटम है, नीली हरी शैवाल है, या हरे पेड़ पौधे। आपको इसमें 2 बातें याद रखनी है, एक तो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, और दूसरा शैवाल। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, भोजन में ऊर्जा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, इसलिए ये सारे। हाँ, पीछे क्या चर्चा चल रही? मैं इसको थोड़ा पास में ले आता हूं। हाँ, हो गई चर्चा? पीछे देखो, 2 आदमी एक दूसरे के अंदर मुंह डाल के बात। आप दोनों की हो गई? हाँ, आपके दोनों पीछे हो गई कि बाकी है? चलो आप खड़े हो। हाँ, मैंने क्या बोला था? हाँ, क्या बोल रहे हैं? आप आगे आओ। आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एक वो धर्माराम है, ये सब आपको आगे भेज रहे हैं।
ऐसा नहीं करो, जैसा आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है। चलो मैं बोलता हूं वापस, आप ध्यान रख लो। उत्पादक कौन? जो भोजन व ऊर्जा के लिए किसी और पर निर्भर, वो उत्पादक। कौन उत्पादक? तो हरे पेड़ पौधे और ये उत्पादक कहलाते हैं। यहां से ऊर्जा शुरू होती है। किसी भी इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की जो ऊर्जा की सोर्स है वो ये है। फिर यहां से ऊर्जा घूमती हुई हमारे तक आएगी, हमसे भी और आगे जाएगी, और आगे जाकर लास्ट में किसके पास जाएगी? बैक्टीरिया और फंगी के पास, कवक के पास। वो क्या करेंगे? इस ऊर्जा को, जो सूर्य से आई हुई प्रकाश ऊर्जा, उसको वापस कहां कर देंगे? रिलीज कर देंगे। तो पूरी ऊर्जा शुरुआत यहां से होती है, फिर विभिन्न स्तरों से घूमती हुई वापस उन बैक्टीरिया और कवक के पास जाएगी, और वो वापस उसको रिलीज कर देंगे, और उससे पूरा क्या होता है? एक इकोसिस्टम चलता है। इकोसिस्टम की जो मूलभूत आधार इकाई मानी जाती है उसको उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक के बाद में दूसरा आता है उपभोक्ता। यानी उपभोक्ता उसको कहेंगे जो ऊर्जा व भोजन के लिए किसी और पर निर्भर है। जो भोजन व ऊर्जा के लिए किसी और पर निर्भर है, खुद अपना भोजन नहीं बना सकता। हम धूप में खड़े रह जाए, सूर्य का कितना ही प्रकाश आए, तो हम उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। हमें तो ऊर्जा कहां से चाहिए? किसी की बनाई हुई एनर्जी है वो चाहिए। उस ऊर्जा को लेंगे तब हमारा शरीर चलेगा, तब हमारा विकास होगा, हम आकार में बड़े होंगे। तो हम क्या करते हैं? किसी की बनाई हुई ऊर्जा को उपयोग करते हैं, इसलिए हम क्या हो गए? उपभोक्ता। उपभोक्ता की दो कैटेगरी हो जाएगी। जो इनको सीधा लेगा वो कहलाएगा शाकाहारी। जो उत्पादक से पहली बार ऊर्जा लेगा वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। फिर शाकाहारी से जो ऊर्जा लेगा वो दूसरा और तीसरा होगा, वो मांसाहारी होगा। ऊर्जा का जो अंतिम स्तर होता है वो मांसाहारी के पास जाकर खत्म होता है। कोई भी यहां से ऊर्जा शुरू हुई, पहले उपभोक्ता के पास आई, पहला उपभोक्ता शाकाहारी कहलाएगा, जो दूसरा उपभोक्ता है वो मांसाहारी कहलाएगा। मांसाहारी के अंदर भी उच्चतम या शिखर वाला उपभोक्ता होता है, इसको कहा जाता है, जो सबसे लास्ट वाला होता है मांसाहारी के अंदर सर्वोच्च उच्चतम। यहां पर एक और नियम आ जाएगा इसके अंदर, ऊर्जा का परिवहन कैसे होता है। जैसे यहां से ऊर्जा आई, वहां तक कितनी ऊर्जा पहुंची, यहां पर 5-7 टर्म्स आएगी जो आपको याद रखनी है। मान लो इसने 100% ऊर्जा बनाई, ये 100% ऊर्जा यहां तक आते आते कितने प्रतिशत ऊर्जा रह जाएगी? इसको कहा जाता है लिंडन मैन का सिद्धांत या ऊर्जा परिवहन का सिद्धांत। वो आगे पढ़ेंगे, पहले अपन इनको समझ लेते हैं। तो शाकाहारी, फिर शाकाहारी से मांसाहारी। जो पहले उत्पादक से पहली बार ऊर्जा प्राप्त करेगा वो प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता से जो दूसरी बार ऊर्जा पड़ेगा वो द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक से जो प्राप्त करेगा वो तृतीयक, और चतुर्थक जाते जाते ये श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो ऊर्जा का एक क्रम है, उत्पादक से प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक या अंतिम चतुर्थक। ज्यादा लंबी नहीं होती है। उसका कारण है कि इसके अंदर जो ऊर्जा मिल रही है, ये ऊर्जा का 90% एक भाग से दूसरे भाग में जाते ही उसका क्षरण हो जाता है। 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफर होती है, इसलिए इसको 10% ऊर्जा का नियम भी कहते हैं। जैसे यहां से 100% ऊर्जा थी, तो जो पहला लेगा उसके अंदर कितने प्रतिशत ऊर्जा आएगी? 10% ऊर्जा आएगी। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार है वो सर्वोत्तम होता है, कारण उसके अंदर ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। अब अगर इस शाकाहारी से कोई मांसाहारी ऊर्जा लेता है तो कितने प्रतिशत जाएगी? 1%। कितनी जाएगी? इसलिए शाकाहार को मांसाहार की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। और अब इसके अंदर एक और समस्या आती है। क्या समस्या आती है? कि ऊर्जा तो निरंतर घटती जाती है, लेकिन जो प्रदूषण है वो निरंतर बढ़ता जाता है। जो डिकम्पोजर के पास जाएगा, जो प्रदूषण की मात्रा है वो लगातार इंक्रीज होती जाती है। अगर इसके पास 1% या 5% प्रदूषण था, ये प्रदूषण क्षरण नहीं होता है, आगे वाले में उतना को उतना ट्रांसफर हो जाता है। हमने यहां से ली 5% प्रदूषण, 10% ऊर्जा ली, 5% हमने क्या ले लिया? साथ में पॉल्यूशन ले लिया। पॉल्यूशन का मीनिंग आगे अपन पढ़ेंगे, डीडीटी वगैरह। ये क्या है? ऐसे पदार्थ है जो कभी खत्म नहीं होते हैं। तो यहां से हमने 5% पॉल्यूशन ले लिया। अगर मान लो कोई मांसाहार है, मांसाहार 5-5 वाले 3 जानवरों को खा जाता है, 5-5% वाले 3 को वो भक्षण कर जाता है,
तो इसके अंदर ऊर्जा तो 1% आई और प्रदूषण कितने % आ गया? और जो सर्वोच्च है उसके अंदर तो ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 0.1%। और प्रदूषण कितना आ जाएगा? अगर उसने 15-15 वाले 3 खा लिए तो 45%। तो ये जो सर्वोच्च होता है ये दिखने में ही सर्वोच्च है, ऊर्जा में वो सर्वोच्च नहीं होता है। ऊर्जा में हमेशा सर्वोच्च कौन होता है? शाकाहारी। तो ये उत्पादक से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो उपभोक्ता के अंदर अलग अलग कैटेगरी है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो पहला उपभोक्ता आता है उसको हम शाकाहारी मानते हैं। इसके बाद में जो भी उपभोक्ता वो सारे के सारे मांसाहारी होगा। शाकाहार मांसाहार की अपेक्षा अच्छा होता है। जो लास्ट में यहां पर जितनी भी ऊर्जा गई, जो लास्ट वाले भाग तक जितनी भी ऊर्जा गई, इसको कौन वापस छोड़ेगा? अपघटक। कौन से अपघटक होते हैं? तो 2 याद रखना, जीवाणु और कवक। ये तो जीवित जीवों को अपघटित करता है, जीवित जीवों को डिकम्पोज करता है। जितनी जीवित जीवों के अंदर ऊर्जा है उसको सारी को वापस इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर देता। जो उपभोक्ता इसने ली, उत्पादक ने ली थी, वो वहां से आकर वापस कहां चली जाती है? वायुमंडल वाले भाग में। ये किसको करता है? हरे पेड़ पौधों को। हरे पेड़ पौधों का अपघटन कवक द्वारा किया जाता है। ये भी इनके द्वारा जितनी ऊर्जा है उसको वापस क्या करता है? वायुमंडल के अंदर रिलीज करता है। तो ये जैविक घटक है। जैविक घटकों का इस प्रकार से प्रोसेस है, उत्पादक से शुरू होता है और अपघटक के पास जाकर ये पूरा प्रोसेस समाप्त हो जाता है। इसके अंदर आगे 2-3 पहले इनको लिखो, फिर इसकी टर्म्स वाले भाग लिखते हैं। जैविक घटक, जैविक घटक के अंदर पहला लिखो उत्पादक। जैविक घटक के अंदर पहला उत्पादक। जैविक घटक में पहला उत्पादक। उत्पादक में लिखो ऐसे जीव जो भोजन व ऊर्जा के लिए, ऐसे जीव जो भोजन व ऊर्जा के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते हैं। ऐसे जीव जो भोजन व ऊर्जा के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ऐसे जीव जो भोजन व ऊर्जा के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ये क्या करते हैं? तो नेक्स्ट लाइन लिखो, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। फिर लिखो, ये अधिकतर प्राणियों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। ये अधिकतर प्राणियों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। अधिकतर प्राणियों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। अधिकतर प्राणियों के लिए भोजन का निर्माण करते कौन? तो हरे पौधे, शैवाल, डाइटम, 2-3 के नाम लिख लो। हरे पौधे, शैवाल, डाइटम,
हरे पौधे, शैवाल, डाइटम, जलीय पौधे होते हैं छोटे। इसके अंदर एक लाइन लिखनी है आपको नीचे नोट लगाकर, जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, कौन कितनी ऊर्जा का उत्पादन करता है। अपन लिखा ना, हरे पेड़ पौधे ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, दूसरों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, तो कौन सा भाग कितनी ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इसके अंदर नीचे नोट लगा के लिखना है विश्व की औसत प्राथमिक उत्पादकता, विश्व की औसत प्राथमिक उत्पादकता विश्व की औसत प्राथमिक उत्पादकता 220 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है। यानी एक वर्ष के अंदर 1 वर्ग मीटर से कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है? 320 ग्राम। एक वर्ष में 1 वर्ग मीटर से कितनी ऊर्जा का उत्पादन, ये पूरे विश्व का औसत है। चाहे मरुस्थलीय भाग है, चाहे सदाबहार वनों का भाग है, तो एवरेज निकालते तो 320। यानी ऐसा कोई क्षेत्र है जो अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन भी करता है। तो नीचे वाले लाइन में लिखना उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, दलदली क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, दलदली क्षेत्र, एस्चुरी, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, दलदली क्षेत्र, एस्चुरी, डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र, कोरल क्षेत्र, समुद्री मूंगा। कोरल क्षेत्र में ये मात्रा सर्वाधिक होती है, ये मात्रा सर्वाधिक होती है। ये मात्रा सर्वाधिक होती है। कितनी सर्वाधिक होती है? तो ब्रैकेट में लिखना 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। लाइन यहां पर कुछ समझ में आई? पूरे विश्व में जो ऊर्जा का उत्पादन है वो 1 वर्ग मीटर का एरिया 1 साल के अंदर 320 ग्राम ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर इसकी उत्पादकता ज्यादा है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। कौन से? अमेजन वाले या अफ्रीका के अंदर कांगो वाले? यहाँ की उत्पादकता सबसे ज्यादा है। यहां से ऊर्जा 320 की जगह कितनी मिल रही है? 200 ग्राम 1 वर्ग मीटर के एरिया के अंदर 1 साल में मिलती है। ऐसे और कौन क्षेत्र है? तो दलदली क्षेत्र है, या डेल्टाई क्षेत्र है, या जहां पर एस्चुरी वगैरह बनती है, जैसे मैंग्रोव वनस्पति वगैरह पड़े ना, यहां पर क्या है? ऊर्जा का उत्पादन अधिकतम होता है, 2000 ग्राम 1 वर्ग मीटर वाले भाग से होता है। हाँ, अब एस्चुरी, अब क्या पूछते हो? एस्चुरी वाली बातें ही खत्म हो गई है। उससे एस्चुरी से नहीं, एस्चुरी के पास में जो वृक्ष और वनस्पति है उनसे मिलती है। एस्चुरी और डेल्टा से ऊर्जा थोड़ी मिलती है, वहां पर मिलने वाले इकोसिस्टम से ऊर्जा मिलती है। इसमें एक और क्रम लिखना है आपको इसी के नीचे, कि ऊर्जा का क्रम क्या है, ये लिखो। किससे सर्वाधिक ऊर्जा? तो सदाबहार वनों से सर्वाधिक। उसके बाद किससे? उसके बाद किससे? ऊर्जा का नीचे लिखो, ऊर्जा उत्पादन का क्रम। ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान रखना। सबसे ज्यादा किससे मिलेगी? सदाबहार वनों से। सर्वाधिक जो ऊर्जा उत्पादन है, या प्राथमिक, ये तो क्या है? उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक है।
तो सबसे ज्यादा सदाबहार वनों से, नंबर 2 पर्णपाती वनों से, नंबर 3 कोणधारी वनों से। इसको जरूर लिखना, ये कंफ्यूज करता है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ऑप्शन में आता है कि निम्न में से किससे प्राथमिक ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो घास के मैदान आते अपन तुरंत उसको करते हैं। लाइन ध्यान रखना, ये चौथे नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा सदाबहार वनों से, उसके बाद पर्णपाती वनों से, उसके बाद कोणधारी वनों से, फिर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, टेगा और टुंड्रा। टुंड्रा से सबसे कम मिलती है और सदाबहार से सबसे ज्यादा मिलती है। ये क्या है टेगा टुंड्रा? 80 से ऊपर 90, 80 से नीचे 70 वाला भाग, जहां पर अक्षांश, कौन से अक्षांश, 66.5 से लेकर लगभग 77-80 डिग्री अक्षांश तक जो वनस्पति उगती है उसको क्या बोलते हैं, और उसके ऊपर वाले में जो उगती है वो, इसलिए वहां ना तो वनस्पति है और ना वहां पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो बहुत कम कहां पर होगा। अगर फसलों में है तो 3 फसलों का क्रम लिखना नीचे, गन्ने से सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन, उसके बाद आलू और चावल में सबसे कम ऊर्जा का उत्पादन होता है। चावल वाले भाग में ऊर्जा का उत्पादन सबसे कम होता है, गन्ने में ज्यादा, आलू में उसे, फिर चावल में सबसे कम। किस भाग से किस प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन, तो सदाबहार वनों को याद रखना। घास के मैदान कंफ्यूज करता है, ये चौथे नंबर पर आते हैं ऊर्जा उत्पादन में। बाकी वाले याद रहे तो ठीक है। एक सदाबहार वन, घास का मैदान और टुंड्रा क्षेत्र को याद रखना। फसलों में चावल से कम, चावल वाला जो इकोसिस्टम है उससे ऊर्जा का उत्पादन कम होता है, जबकि जहां पर गन्ने के खेत है वहां पर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है। इसकी जरूरत नहीं है। फिर लिखो उपभोक्ता, दूसरा नंबर उपभोक्ता, कंज्यूमर, उपभोक्ता। उपभोक्ता में लिखो जो सीधे या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ऐसा लिख दो, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन व ऊर्जा के लिए, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन व ऊर्जा के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। भोजन व ऊर्जा के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। भोजन व ऊर्जा के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। भोजन वे ऊर्जा के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर लिखो प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी उपभोक्ता कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी उपभोक्ता कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी उपभोक्ता कहा जाता है। जो सीधे उत्पादक पर निर्भर होता है, जो सीधे उत्पादक पर निर्भर होता है। जो सीधे उत्पादक पर निर्भर होता है।
जो सीधे उत्पादक पर निर्भर होता है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, जो भोजन व ऊर्जा के लिए, जो भोजन व ऊर्जा के लिए, जो भोजन व ऊर्जा के लिए उत्पादक पर परोक्ष रूप से निर्भर हो, सीधा नहीं, इनडायरेक्ट, जो भोजन व ऊर्जा के लिए उत्पादक पर परोक्ष रूप से निर्भर हो, भोजन व ऊर्जा के लिए उत्पादक पर परोक्ष रूप से। लाइन को समझ में नहीं आई? किसके ज्यादा आई? अब तो किसी की नहीं आई। यानी सीधा वो क्या करता है, उत्पादक को नहीं खाता है, सीधा उत्पादक को नहीं खाता है, यानी उत्पादक को कोई और खाएगा, उसके खाए हुए को वो खाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, द्वितीयक उपभोक्ता। लिखो, जो भोजन व ऊर्जा के लिए उत्पादक पर परोक्ष रूप से निर्भर हो, उन्हें द्वितीयक, तृतीयक या सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। उन्हें द्वितीयक, तृतीयक, उन्हें द्वितीयक, तृतीयक या सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक, तृतीयक या सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। हम कौन से उपभोक्ता हैं? हाँ? नहीं, हम दो तरह के उपभोक्ता हैं, प्राथमिक भी हैं और, हाँ, जैसे ये द्वितीयक है, कह रहा मैं द्वितीयक हूं। लाइन समझ रहे हो? अगर मान लो जैसे घास या पेड़ पौधे हैं, उनको किसी बकरी ने खाया और उसको किसी ने आगे खाया, तो ये क्या हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता तो बकरी हो गई, और ये क्या कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। अगर आप क्या करते हो, गेहूं खाते हो, गेहूं की रोटी खाते हो, तब क्या हो गया, आप प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, क्योंकि गेहूं ने जो ऊर्जा बनाई वो सीधी आपने उससे प्रत्यक्ष रूप से ले ली, तो प्रत्यक्ष रूप से जो उस पर निर्भर है वो प्राथमिक उपभोक्ता, और जो परोक्ष रूप से, परोक्ष मतलब सीधा नहीं, पहले उसको कोई और खाएगा फिर उसको आप खाओगे, तो द्वितीयक उपभोक्ता। जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है उसमें प्रदूषण की मात्रा अधिक होती है, ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, कम होती है, इसलिए शाकाहार को मांसाहार की अपेक्षा कई गुना अच्छा माना जाता है। नहीं, जिसको खाना है वो खाए, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं तो यहाँ बात है उसको कह रहा हूं। नीचे एक इसको चेन लिख लो थोड़ी सी, आगे अपन खाद्य श्रृंखला लिखेंगे, जो अपन ने ऊपर लिखा ना उसमें लिखो, हरे पौधे, हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। लिखो हरे पौधे, ब्रैकेट में लिखना उत्पादक। जो ऊपर अपन ने लिखा है उसको हल्का सा समझने का प्रयास करना इस एग्जाम्पल के द्वारा। हरे पौधे ये उत्पादक होते हैं, कितना उत्पादन करेंगे, 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष औसत रूप से। अगर ये हरे पौधे सदाबहार वनों के हुए तो कितना कर देंगे, 2000। लाइनों को थोड़ा ध्यान रखना, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा हल्का ध्यान रखना, बाकी आपको वहां परिभाषाएं लिखवाने के लिए कोई नहीं कहेगा, आपके तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव थोड़ा ही है। हाँ, हरे पौधे उत्पादक, फिर इनको खाता है टिड्डे, ये क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता। हाँ, टिड्डे टिंडे जो लिखना है कुछ लिख लो ना। देखो, टिड्डी जो होती है वो अलग होती है, ये उससे अलग है, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो इनको खाते हैं, घास को खाते वाले। जो आप बोल रहे हो टिड्डी वो अलग है, ये टिंडे है, टिंडे लिख लो आप। ये प्राथमिक उपभोक्ता, और इनको खाता है मेंढक। अगर देखने हो तो घास वाला जो छोटी घास है वहां चले जाओ, जो मेंढक उन छोटे छोटे इनको जीवों को पकड़ पकड़ खाता है, वो टिंडे। मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि ये किसको खा रहा है, जिसने घास खाई उसको खा रहा है, बदला ले रहा है। फिर मेंढक को खा रहा है ये तृतीयक उपभोक्ता,
और शाम को खा जाता है मोर। ये सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता इस लाइन के अंदर मोर। सर्वोच्च उपभोक्ता मोर, पहला शाकाहारी, उसके बाद जितने भी आ रहे हैं द्वितीयक तृतीयक ये सारे मांसाहारी। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें? प्राथमिक उपभोक्ता में, या प्राथमिक उपभोक्ता के भी आगे अगर उत्पादक है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादक में, फिर प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर द्वितीयक में, फिर तृतीयक में। सबसे कम ऊर्जा किसमें? सर्वोच्च उपभोक्ता में। सर्वोच्च उपभोक्ता के अंदर सबसे कम ऊर्जा है। ये क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, कारण है कि थोड़ा आपको अच्छा पोषण का स्तर, ये पहले अपघटक लिखे फिर इसको लिखेंगे ऊर्जा कैसे जाती है। अपघटक लिख लो, फिर अपन इसको फूड चेन इसके अंदर करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सारे टफेस्ट क्वेश्चन है। लिखो अपघटक, लिखो ऐसे जीव, तीसरा लिखना ऐसे जीव, तीसरा हो गया, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। ये क्या करेंगे? ऊर्जा को वापस रिलीज कर देंगे। लिखो ऐसे जीव जो सड़े गले व मृत पदार्थों पर अपना जीवन, ऐसे जीव जो सड़े गले, ऐसे जीव जो सड़े गले या मृत जीवों से भोजन व ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसी लाइन लिखो, ऐसे जीव जो सड़े गले व मृत जीवों से भोजन व ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भोजन व ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ऐसे जीव जो सड़े गले व मृत जीवों से भोजन व ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपघटन कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। अपघटन कर्ता मुख्य रूप से, इन दोनों को डार्क अंडरलाइन करना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अपघटन कर्ता मुख्य रूप से, अपघटन कर्ता मुख्य रूप से जीवाणु व कवक होते हैं। अपघटन कर्ता मुख्य रूप से जीवाणु व कवक होते हैं। जीवाणु किसका अपघटन करते हैं? तो नीचे लिख लो, जीवाणु जंतु उत्तकों के ऊपर क्रिया करते हैं, यानी जीवों का अपघटन करते हैं, और कवक पादपों का अपघटन करते हैं। अपघटन करता कौन है? तो बैक्टीरिया और फंगस। जीवाणु जंतु उत्तकों पर क्रिया करते हैं, या ये लाइन समझ में आया तो ब्रैकेट में लिख देना, जीवों का अपघटन करते हैं। जीवों का अपघटन करते हैं, जीवों का अपघटन करते हैं, और कवक पादपों का अपघटन करते हैं। कवक पादपों का अपघटन करते हैं। कवक पादपों का अपघटन। नीचे नोट लगा के लिखना, वायरस कभी अपघटक नहीं होता है। वायरस कभी भी डीकंपोजर की कैटेगरी में नहीं आता है। वायरस कभी भी डीकंपोजर नहीं होता है, अपघटन करता नहीं होता है।
सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो प्रकाश ऊर्जा थी उसको इन्होंने रासायनिक ऊर्जा में बदला, ऊर्जा का पहला सोर्स। इससे प्राथमिक उपभोक्ता और दूसरे सारे उपभोक्ता ने उपयोग किया, इसको दूसरे उपभोक्ता ने उपयोग किया। फिर यहाँ पर अपघटक कार्य करने लगा है। अपघटक के अंदर दो अपघटक जीवाणु और कवक, ये दोनों उस ऊर्जा को पुनः वायुमंडल में छोड़ देते हैं और उसको मिट्टी के रूप में बना देते हैं।